नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं कि विद्युत का जनरेशन कितने प्रकार से होता है, यानी किन किन स्रोतों से बिजली पैदा किया जाता है हमारे भारत में या पूरे दुनिया में। तो अगर किसी आम व्यक्ति से पूछा जाए कि विद्युत का जनरेशन कितने प्रकार से होता है तो शायद 2, 4, 5 बता पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बता पाएंगे। लेकिन अगर खास से पूछा जाए तो अधिक भी मात्रा में निकलता है। तो अगर किताब के हिसाब से क्या दिखाता है कि हमारे जो थ्योरेटिकल ढंग से कितने तरीके से बिजली पैदा किया जाता है, ये किताब में जो बताया गया है उसके हिसाब से 14 प्रकार से बिजली पैदा की जाती है। सोचिए 14 प्रकार से। तो आज आपको उन 14 प्रकार के बारे में हम नॉलेज देंगे कि किन 14 प्रकार से बिजली पैदा होता है। तो स्टेप बाय स्टेप करके आपको हम बताते हैं, तो समय न व्यस्त करते हुए शुरू किया जाता है। और सबसे पहले हम 14 प्रकार को लिख रहे हैं और उन सारे प्रकारों को जो क्रियाकलाप होता है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बने रहिए। हाँ तो दोस्तों, अब बहुत इंटरेस्टेड व्यवस्था है। 14 प्रकार से बिजली पैदा होता है। यह टेक्निकल लोगों के लिए शायद कुछ आम बात हो, लेकिन नॉन टेक वालों के लिए बहुत बड़ी बात है कि 14 प्रकार से बिजली उत्पादन होता है और कितने प्रकार की बिजली का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कितने प्रकार की बिजली का इस्तेमाल करना बंद कर दिए, या तो इतना कम पैदा होता है, केवल उसको एक थ्योरी में ही रखा गया है। तो आज का सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया सूर्य, यानी सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट में आप लोग जानते करते हैं कि एक सोलर सेल का जो युग्मित व्यवस्था होता है, सोलर प्लेट उसको लगा के उससे आप इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। मैं 2 तरह के इसमें चल रहा है, एक तो ऑनलाइन ग्रिड है, एक ऑफलाइन ग्रिड है। ऑफलाइन का मतलब है जब बिजली चली जाती है तो भी वो काम करता है, उसमें बैटरी लगता है। ऑनलाइन ग्रिड में बैटरी नहीं लगता है, वो डायरेक्ट जब तक सूरज रहेगा तब तक बिजली मिलेगा, सूरज डूब गया बिजली खत्म। दूसरा वायु पवन चक्की, यानी वायु वाला, यानी कि विंड से आजकल जो बिजली पैदा हो रहा है, तो बड़े बड़े जो टरबाइन लगाए जाते हैं जहां तेज हवाएं चलती है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इसका व्यवस्था है कि जो है कि ये वायु वाला टरबाइन लगाया गया है जिससे बिजली पैदा होता है। ये भी बहुत सस्ता, बहुत बढ़िया संसाधन है और बिजली पैदा करने का। तीसरा समुद्री लहरें, यानी टाइडल वेव। टाइडल वेव, अब समुद्री लहरों से बिजली पैदा होना बहुत कम लोग जान पाते हैं कि समुद्री लहरों से कैसे बिजली पैदा होता है। तो आपको थोड़ा हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि समुद्र में एक बहुत बड़ा एक शिप पे ही समझ लीजिए, वो शिप नहीं, एक प्रकार का वो मतलब टरबाइन जनरेटर सेट है जो उसी शिप में ही रखा जाता है। और शिप के किनारे किनारे ऐसे आर्म निकले रहते हैं, वो भी अधिक मात्रा में। और प्रत्येक आर्म पे नीचे एक जो है प्लास्टिक का बड़ा, इसमें एक समझ लीजिए कि बलून के आकार का बहुत बिग साइज का लगा रहता है। और यह जो है आपका ये आर्म गियर बॉक्स से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जब हमारा जब समुद्र में टाइड आता है, लहरें आती हैं, तो ऐसे ऐसे लहरें चलती हैं। तो ये आर्म है जो कि प्लास्टिक का रहता है, खोखला रहता है, इसलिए इसको आसानी से प्रेशर से उठाएगा और फिर जब एक बार इसको ऊपर करेगा तो फिर नीचे, जब वेव नीचे आएगा तो नीचे आएगा। तो ये क्रिया ऐसे क्रिया होता है। इसके वजह से इसमें जो गियर बॉक्स होता है वो मूव करता है और इस गियर बॉक्स से हमारा टरबाइन जुड़ा होता है और जिससे हमारा बिजली पैदा होता है। डायनेमो जुड़ा होता है, बिजली पैदा होता है। अल्टरनेटर जुड़ा रहता है तो बिजली पैदा होता है। अब इसमें व्यवस्था ये किस तरह करता है। बचपन में बहुत से लोग भाई खेले होंगे, अब तो मिलता नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक सारे जो है खिलौने मिल रहे हैं। पहले एक हम लोग चरखी चलाते थे, ऐसे करके चलाते थे। एक गुड़िया थी, उसमें ऐसे रिंग में नाचती रहती थी, एक तार रहता था उसी पे, मतलब बहुत नॉर्मल व्यवस्था रहता था। लेकिन एक ही दिशा में वो काम करता, दूसरे दिशा में फ्री हो जाता, एक दिशा में पूरा राउंड लेता था। सेम वही टेक्निक इसमें है कि एक दिशा में जब इसको ऊपर कर रहा है
तब तो गियरबॉक्स जुड़ रहा है, और जैसे ही ये जो है नीचे की तरफ जा रहा है तो गियरबॉक्स नहीं जुड़ के तो खाली एकदम धड़ाम से नीचे आसानी से आ जा रहा है। तो ये पूरी तरह जैसे वेव आता जाता है, ये काम करता रहता है। तो ये तो आपका वेव तरंग की तरफ से हो गया। ये सब टेक्नोलॉजी अभी भारत में नहीं चल रही है, लेकिन विदेशों में इसका उपयोग होना शुरू हो गया है। समुद्री ज्वार भाटा, ज्वार भाटा यानी कि समुद्र में जो ज्वार आता है, एक बार 12 बजे दिन में आता है, यानी कि आधे दिन में और आधी रात के समय, 2 समय में ज्वार आता है। तो ज्वार आता है तो ज्वार से जो बिजली पैदा करने की व्यवस्था होती है, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये हमारा समुद्री एरिया है और ये हमारा उसका तटीय एरिया है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम बना दिया गया, एक डैम नहीं समझ लीजिए, हाउस बना दिया गया, बहुत बड़ा हाउस बना दिया गया। अब इस हाउस के एक जगह एक होल बना दिया गया, ऐसी होल के साथ हमारा टरबाइन जोड़ दिया जाता है। अब जब ये समुद्र में ज्वार आता है तो ज्वार जब ऊपर चढ़ता है तो इसमें जल जो है इसमें एकत्रित हो जाता है, भर जाता है पूरा। और इसमें भरने के बाद जब थोड़ा सा इसका पानी प्रेशर पे आ जाता है, उनको लगता है कि प्रेशर हो जाएगा, तब यहाँ से रिलीज करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से रिलीज करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से रिलीज करना। और जब ये निकलता है तो इस टरबाइन को घुमाएगा, इस टरबाइन से जुड़ा हुआ हमारा अल्टरनेटर होगा और इस अल्टरनेटर से बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगा। और ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक ये पूरा भरेगा और जब तक पूरा खाली नहीं हो जाएगा। तो जितनी समय तक हाई टाइड रहेगा और जाने के बाद भी जब तक ये पूरा टैंक खाली नहीं होगा तब तक ये बिजली पैदा करता रहेगा। तो ये तो हाई टाइड लो टाइड से बिजली पैदा करने का टेक्निक है। एक एक करके आपको समझा रहे हैं, और समझ में आ जाए तो कमेंट कीजिएगा। हमारे वीडियो पे थोड़ा मेहनत करके बना रहे हैं। जल यानी हाइड्रो पावर प्लांट, तो ये हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हाइड्रो और एक जो है ईंधन वाला होता है, 2 टेक्निक होती है हमारे भारत में। और न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत कम बिजली बनता है, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी जो इसका विरोध करते हैं। तो जल में बांध बना के पानी रोक के और पेनिस्टाक की सहायता से जो है टरबाइन पे गिराया जाता है, उससे बिजली पैदा होती है। इसको तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया भी जाता है, लगभग सभी के नाले में होता है। अब आ गया भूगर्भीय ऊष्मा। अब ये तो बहुत ही नया होगा बहुत से लोगों के लिए कि भूगर्भीय ऊष्मा से कैसे बिजली पैदा होता है। तो जैसे ज्वालामुखी फटता है तो सारा लावा बाहर फेंक देता है, तो उसी टाइप का कुछ पहाड़ी क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पे पानी का भी भरपूर स्रोत रहता है और कुछ दर्रे बन जाते हैं जहाँ से यह जो है नीचे लावा है, इसके धरती के नीचे लावा है और पानी उसके अंदर जाता है। मतलब इन दर्रों के बीच में पानी जाता रहता है, और पानी जाने के बाद ये होता है कि लावे की गर्मी से वो पानी गर्म होकर स्टीम बन के ऊपर आना शुरू हो जाता है। अब स्टीम बन के ऊपर आ रहा है और वो भी इसको जितना टेम्परेचर चाहिए उतने टेम्परेचर, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस पे हमारा थर्मल पावर प्लांट पे जो है कि पानी को गर्म किया जाता है। तो ये भी सेम वही व्यवस्था है, उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन जितना हमको चाहिए उतना जो है इसको जो है उष्मित कर देता है इस पानी को। अब क्या करते हैं, इस पानी पे जो ये उष्मा भाप निकल रहा है, जो स्टीम निकल रहा है, इसको ढक दें और यहाँ से एक वाल लगा लिए और ले लिए और फिर इसको टरबाइन पे गिरा दिए और हमारा बिजली पैदा होना। जैसे टरबाइन घूमना शुरू करेगा, टरबाइन से अल्टरनेटर जुड़ा होगा, बिजली पैदा करना शुरू हो गया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, ये निरंतर नहीं काम करता है, बीच बीच में इसका जो है प्रेशर कम हो जाता है। मतलब कि लावा जब यहाँ कम हो गया तो यहाँ का जो है स्टीम कम हो गया तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन में 2-4 बार कम हो जाए 2-4 बार बढ़ जाए, ऐसा नहीं कि एक बार जब शुरू होगा तो 2-2 4-4 महीने तक इसमें एक बराबर ही प्रेशर बना रहेगा। उसके बाद कभी कम हो जाएगा, बंद भी हो जाता है बाय दी बाय। ऐसा नहीं है कि एक बार स्रोत बन गया तो कभी बंद नहीं होगा। चलिए, ये भी एक हो गया आपका, जो कि अपने आप में बहुत विचित्र है। ये किन किन संसाधनों से हम लोग बिजली बना लेते हैं। सूर्य वायु यानी HHO टेक्निक। इसमें एक चीज और है,
सूर्य और वायु और एक पानी का भी सहारा लिया जाता है। एक बीच में अखबार में भी निकला था, ये कोई नया खोज हुआ है कि ये चच्चू टेक्निक का हम कुछ वीडियो भी देखे थे, और जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है कि वही होगा, नहीं तो ये कुछ और हो सकता है, ये हम पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन ये चच्चू ही हमको लग रहा है, क्योंकि उसी में पानी और जो है हवा और कुछ और भी चीज़ों का उसमें व्यवस्था रहता है। ये चच्चू टेक्निक है जो कि एकदम ग्रीन एनर्जी देता है। अब आ गया परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा। तो परमाणु में अब यूरेनियम का जो विखंडन कराया जाता है, ये भी जग जाहिर है कि उसमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाता है, उसमें बेरियम जो है इस्तेमाल होता है, यूरेनियम इस्तेमाल होता है, थोरियम इस्तेमाल होता है, और उसके बाद मंदक के रूप में जो भारी जल यानी ड्यूटियो और ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। तो ये तो बहुत से लोग जानते हैं, वेरी नॉर्मल चीज़ है। अब ईंधन के माध्यम से कोयला, डीजल, पेट्रोल, तो कोयले से भी बिजली पैदा, कोयले से भारत में सबसे ज़्यादा बिजली कोयले से पैदा होता है। डीजल और पेट्रोल तो लगभग ख़त्म हो गया है, मतलब छोटे छोटे जो है इसके पावर प्लांट बनते हैं, बहुत छोटे छोटे बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक कोयले का बनता है। और मज़े की बात है कि कोयले का जो भी व्यवस्था है इसका बहुत ज़्यादा जबकि एफिशिएंसी नहीं है, यह 25 से 30% इसकी एफिशिएंसी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि सबसे ज़्यादा ये समझ लीजिए ये प्रदूषण भी पैदा करता है, लेकिन इसी का इस्तेमाल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। और एक चीज़ और है कि इसमें कोयले का जो थर्मल पावर प्लांट वाले में ये होता है, थर्मल पावर प्लांट में आता है, तो इसमें ये जो है गन्ने का छिलका, और आप देखे होंगे कि कोई भी चीनी मिल वाला कभी छिलका वेस्टेज कहीं फेंकता नहीं है, जो खुइया उसका निकलता है फेंकता नहीं है, दो काम में लेता है। एक तो वो गन्ने का जो रस होता है उसको पकाने के लिए छिलके का यूज करता है, और दूसरा जो बचता है उससे जो है वो बिजली पैदा करता है। मैं खुद अपने आंखों से एक बार विजिट करने गया था चीनी मिल का, वहाँ के एक इंजीनियर साहब थे, हमको पूरा टोटल दिखाए थे, और खुद बताते थे कि अपनी आवश्यकता का लगभग 30 से 40% बिजली वो खुद बना लेते थे, खुद बनता था। और टेक्निक तो दिखाएं, लेकिन सब कुछ एकदम पैक था, मतलब केवल पाइप दिख रहा था, मतलब ओपन तो था नहीं, लेकिन दिखाएं। हाँ देखिए यहीं पे कुछ सरसराहट की आवाज़ खाली आ रही थी कि क्रिया चल रहा है। फिर कचरा यानी गार्बेज, अंत भारत में तो अभी कूड़ा निस्तारण को लेकर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रहा है, लेकिन अन्य जो विकसित कंट्रियां हैं वहाँ पे गार्बेज को निपटारा करने के लिए ऐसी व्यवस्था बना गई है, जो हरे कूड़ा कचरा होता है जो हरा होता है उसको इकट्ठा करके उसका मीथेन गैस बना के, सड़ा के मीथेन गैस बना के इससे जो है बिजली पैदा कर लेते हैं। एक प्लस पॉइंट होता है, कचरा भी निस्तारण हो गया, गैस बन के बिजली भी पैदा हो गया, और उसका जो अवशेष बच रहा है वो जो एक जैविक खाद बन गया, प्लस पॉइंट हो गया, सबसे अच्छा है। फिर ईंधन सेल यानी बैटरी, जो आम रूप से आप देखते हैं हम लोग के अपने घर में इन्वर्टर लगाते हैं और बैटरी जो है चलता है, जब बिजली चली जाती पावर जाने के बाद वो बैटरी एनर्जी बनाना शुरू कर देता है। ताप वैद्युत युग यानी थर्मोकपल, इसको भी बहुत कम लोग सुने होंगे कि थर्मोकपल क्या है, और लेकिन किताब में पढ़ा, इंटर में भी पढ़ाया जाता है, और आगे भी हमारा ITI में भी पढ़ाया गया, लेकिन बहुत छोटा सा एक 2-4 लाइन का एक इसमें डाल दिया गया, थर्मोकपल होता है बस। तो थर्मोकपल में क्या होता था कि दो भिन्न भिन्न प्रकार की धातुएं, यानी कि दो धातु ऐसा है, ये अलग प्रकार का है और ये अलग प्रकार का, दो भिन्न प्रकार की धातुओं के युग्मक यानी सिरों को गर्म किया जाता था, सिरों को गर्म किया जाता था, और गर्म करने पे इन दोनों धातुओं के बीच में, दोनों धातुओं के बीच में एक विभवांतर पैदा होता था। इन दो धातुओं के बीच में अगर हम मेजर कर रहे हैं एक विभवांतर हमको मिलता था। लेकिन मजे की बात है ये इतना कम एनर्जी पैदा करता है, इसका इस्तेमाल आप चाहे हम पंखा चला लें चाहे हम बत्ती जला लें, तो भाई ऐसा नहीं है। आप कहेंगे तो होता क्या था इससे, था या है तो नहीं था में क्या था कि इसका इस्तेमाल जो बड़ी बड़ी भट्ठियां लगी रहती थी उन भट्ठियों का टेम्परेचर यानी तापमान मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, भट्ठियों का तापमान मापने के लिए। जैसे थर्मल पावर प्लांट में जो कोयले का दहन करने वाली भट्ठी है उसका भी पावर प्लांट, उसका भी टेम्परेचर मापना था, तो ऐसी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता था। वो भी आजकल नहीं हो रहा है, क्योंकि आज हाईटेक जमाना इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है कि दूर से ही मेजर कर लेंगे। जैसे आज कोरोना चल रहा है बुखार नापने वाला,
टेम्परेचर मीटर, ऊपर से ही दूर से ही ले रहे हैं, ये हो गया। फिर ये तो हो गया। अब ये 13वें में तापायनिक परिवर्तन, थर्मल कन्वर्टर। तो ये तापायनिक परिवर्तन में इसमें एक पेल्टियर प्रभाव होता है, जिसमें कोई अगर जो एक, अब दिमाग में नहीं आ रहा है पेल्टियर में कौन कौन सा धातु इस्तेमाल होता है, धातु नहीं पदार्थ इस्तेमाल होता है। तो दो पदार्थ होते हैं, कुछ इस तरह से एक लेयर बनी रहती है, हम उसका खुद इस्तेमाल करके देखे थे, एक प्रोजेक्ट के लिए लाए थे। और उसमें आप प्लस और माइनस 12 वोल्ट का था, 12 वोल्ट अगर देते हैं तो यहाँ पे एक तरफ गर्म होता था, एक तरफ हीट होता था, और दूसरी तरफ कूल होता था। एक तरफ हीट, दूसरी तरफ कूल होता था। तो इसका इस्तेमाल एक जगह देखा गया है, हम पढ़े थे, देखे नहीं हैं, पढ़े हैं कि जो अच्छे क्वालिटी के कंप्यूटर पहले इस्तेमाल होते थे पहले समय में, तो उसमें ये व्यवस्था लगाया जाता था, एक कूल वाला भाग जो है इसके प्रोसेसर के ऊपर लगा दिया जाता, इसे प्रोसेसर है, इसके ऊपर कूल वाला भाग इसमें लगा दिया जाता था। और जैसे ही ये सीपीयू ज़्यादा गर्म होता था तो यहाँ से सप्लाई जनरेट करते, जैसे इसमें वो इन्वर्टर में फैन लगा रहता है, जैसे एम्पियर बढ़ता है फैन चलना शुरू कर देता, ठीक उसी तरह इसमें भी पल्स मिलता था। और इनमें सप्लाई जाते ही ये जो है चच्चो यहाँ पे जो है एक्टिव हो जाता था और कूल करना शुरू कर देता था। तो उससे हमारा जो है सीपीयू जो का प्रोसेसर जो था वो सुरक्षित रहता था, ठंडा रहता था, हीट सिंक की तरह काम लेते थे। अब क्या है, अब दूसरी बात है, अब अगर हम इसको सप्लाई ना दें और यहाँ से कूल यहाँ से हीट दे दें, सप्लाई ना दें, यहाँ से एक तरफ कूल कर दें एक तरफ हीट कर देने लगे हम, तो यहाँ पे सप्लाई पैदा होना शुरू हो जाएगा। सप्लाई क्या होगा, पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार समझ लिए कि किताब का ही देन है, किताब में ही रह जाता है, बाहर इसका कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन वही है तापायनिक परिवर्तन, यानी ताप का परिवर्तन इलेक्ट्रिसिटी के रूप में होता है। यह भी बहुत कम मात्रा में होता है और इसका इस्तेमाल भी कहीं कमर्शियल में नहीं होता है, केवल थ्योरी में ही रह गया बेचारा। चुंबकीय द्रव गतिकी जनरेटर, अब इसके बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई चुंबकीय द्रव्य को गति कराया जाता है जिसके वजह से बिजली पैदा होता है। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि हमारा अगर जो यहाँ कॉइल लगा दिया गया, एक इसे समझ लीजिए, ये कुंडली हमारी है, और यहाँ से इसके रास्ते अगर कोई मैग्नेटिक जो है द्रव्य अगर फोर्स से गुजारा जाए और उसमें मैग्नेट का परिवर्तन हो, मैग्नेट का परिवर्तन होना ये तो जरूरी है, ऐसा नहीं एन बना रहा है यस ऐसा नहीं, मैग्नेट का परिवर्तन हो तो इसमें ईएमएफ जनरेट होना एकदम लाजमी होना ही होना है। अब कुछ दिन पहले आप लोग एक चीज़ देखे थे कि बीच में एक चाइना टॉर्च निकाला था, और चाइना जो टॉर्च निकाला था वो तो उतना सफल नहीं हुआ, लेकिन कुछ ब्रांडेड कंपनियां निकाली थी वो सफल भी हुआ था। उसको ऐसे ऐसे हिलाना पड़ता था, तो हम बहुत पहले देखे थे तो हम भी ताज्जुब होता था इस तरह हिलाने से कैसे पैदा होता है बिजली। तो पता चला उसमें बाद में, उस समय हम जो है ITI नहीं किए हुए थे, टेक्निकल विभाग में नहीं थे, बाद में जब पढ़ाई किए तो समझ में आया उसमें एक ऐसे एक पाइप लगा हुआ था, पाइप के ऊपर जो है बाइंडिंग थी, पाइप के ऊपर बाइंडिंग थी, ऐसे टर्न लपेटे गए थे, और ठोस मैग्नेट ऐसे यानी सिलेंड्रिकल मैग्नेट था, और यही सिलेंड्रिकल मैग्नेट ये पाइप स्थिर रहता था, सिलेंड्रिकल मैग्नेट ही मूव करता था, और जब ऐसे हिलाते थे तो मैग्नेट ऐसे ऐसे अंदर बाहर होता था, तो इसके रास्ते यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता था। ईएमएफ सॉरी ये प्लस माइनस तो नहीं पैदा होगा, एसी ही जनरेट होगा, डीसी तो होना ही नहीं है, कोई सवाल नहीं है कि डीसी कहीं पैदा भी नहीं होता। इससे पहले वाला भी हम लेकिन हाँ वो उसमें जो थर्मोकपल में इसमें था, ये तापानिक परिवर्तन में इसमें डीसी पैदा हो रहा है, क्योंकि वो केमिकली रिएक्शन से, केमिकली नहीं समझ लीजिए एक प्रकार पदार्थ के रिएक्शन से हो रहा है, तो एसी नहीं। लेकिन जहाँ कुंडली होगा वहाँ तो एसी बनना ही बनना है। तो यहाँ पे एसी हमारा पैदा होना शुरू होता था, इसको हम रेक्टिफाई कर देते थे,
इसको रेक्टिफाई करके फिर अलग से व्यवस्था बनता था कि हमारे उसमें जो बैटरी लगी रहती थी 4 वोल्ट की बैटरी लगी रहती, ज़्यादा नहीं लगा रहता था, उसको चार्ज करता था, चलता था। कुछ दिन में रगड़ने वाला एक टेक्निक आया था, वो भी कुछ इसी तरह से काम करता था। तो ये हमारा एक वीडियो था, अगर जो समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।